सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कम्प्लीटली, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या चीज़ देखा था, सम nth टर्म का एक्सप्रेशन देखा था, सम ऑफ nth टर्म का एक्सप्रेशन देखा था, वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने देखा था, उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। फिर उसके बाद अरिथमेटिक मीन हमने डिस्कस किया था, अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज आवर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अरिथमेटिक मीन का हमने अप्रॉक्सीमेट ऑल कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब जो हम अरिथमेटिक मीन के साथ जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो ज्योमेट्रिक मीन भी मिक्स रहेगा आपका। तो पहले हम ज्योमेट्रिक मीन कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद एक और हार्मोनिक मीन है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन के बाद हार्मोनिक मीन, ये तीनों प्रोग्रेशन कंप्लीट करने के बाद फिर तीनों का कॉम्बिनेशन जो आएगा कॉन्सेप्ट वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट लिखिए, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या देखा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या देखा था, फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। फिक्स नंबर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमारा सीक्वेंस A1 है और A2 है, तो A2 कैसे फॉर्म किया होगा, A1 में कोई k नंबर मल्टीप्लाई किए होंगे तो A2 फॉर्म कर गया होगा। सिमिलरली A3 अगर फॉर्म कर रहा होगा तो A2 में k नंबर मल्टीप्लाई किए होंगे, A2 में k नंबर मल्टीप्लाई किए होंगे तो क्या फॉर्म कर गया, A3 फॉर्म कर गया। सिमिलरली अगर हमको A4 चाहिए तो क्या किए होंगे, बताइए, A3 में k से मल्टीप्लाई किए होंगे तो क्या बन गया होगा, A4 बन गया होगा। पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। तो लिखिए, a sequence of number A1 A2 A3 ... AN, a sequence of number A1 A2 A3 ... AN increased or decreased by a constant factor, by a constant factor, by a constant factor, then given sequence is called as geometric given sequence is called as geometric progression। क्लियर है। तो जो कांस्टेंट फैक्टर हुआ, दैट कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो। लाइक इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा कांस्टेंट एडिशन क्या था, कॉमन डिफरेंस बन रहा था। तो यहाँ पर जो इंक्रीज करेगा नंबर या जो डिक्रीज करेगा वो कॉमन फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर को क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो बोलेंगे। कभी हम रेशियो बोलेंगे, कभी हम कॉमन रेशियो बोलेंगे, ठीक है। तो कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करना है, कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करना है, जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना था, A2 माइनस A1। तो इसी तरह से यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करना है, यस, इसमें माइनस नहीं करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना,
तो इसमें रेशियो है ना, तो रेशियो का क्या मतलब होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मीन्स क्या, a2 डिवाइडेड बाय a1, और आई कैन राइट इट एज an डिवाइडेड बाय an माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो को हम जनरली r से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं। चलिए, तो अगर हम टर्म लिखना स्टार्ट करें तो टर्म लिखेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म को तो हमेशा हम a से ही कंसीडर करेंगे। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म a हो गया और हमारा कॉमन रेशियो क्या बन गया, कॉमन रेशियो r बन गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म a, कॉमन रेशियो r। तो फर्स्ट टर्म तो a ही रहेगा, फर्स्ट टर्म ए रहेगा, कॉपी कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अवर फर्स्ट टर्म इज ए। अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म में आर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो आर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए आर हो गया, इसको ए आर लिखूँ। हमने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा टर्म बना हमारा, सेकंड टर्म। ये कौन सा टर्म था, फर्स्ट टर्म। सिमिलरली अगर मैं थर्ड टर्म लिखना चाहूँ तो थर्ड टर्म कैसा दिखता होगा, ए आर में फिर से आर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ए आर स्क्वायर। हमने फिर से आर मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिमिलरली अगर मैं, ये कौन सा टर्म हो गया, T3, ये हो जाएगा T4, तो ये हो जाएगा ए आर क्यू होगा। तो सिमिलरली अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूँ तो nth टर्म कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो T1 में क्या r का है एक्सप्रेशन, r का एक्सप्रेशन है नहीं है। T2 में r का एक्सप्रेशन कितना है, 1 है। T3 में r का एक्सप्रेशन कितना है, तो मतलब मैं अगर T3 लिख रहा हूँ तो r का पावर कितना है, 2 है। T4 में r का पावर कितना है, 3 है। तो सिमिलरली अगर मैं Tn लिखता हूँ ए आर टू द पावर n माइनस 1। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं nth टर्म ऑफ जीपी लिखता हूँ, nth टर्म ऑफ जीपी, तो nth टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1। अब ये बताओ कि जीपी हमारा इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा, सोचो तो जरा। इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, 1 2 4 8 16, तो ये हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है। तो अगर आप रेशियो देखोगे तो रेशियो आर का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन 1 जब रहेगा ना, तो हमारा जीपी इंक्रीजिंग जीपी बन जाएगा, और डिक्रीजिंग जीपी कब बन जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जीपी इज इंक्रीजिंग व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, और r इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या होगा, r इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AP बन जाएगा। सोचो ना, r का वैल्यू, जैसे यहां पर एक मैं सीक्वेंस लिखता हूं 1, ठीक है, और इसमें मैं फिर से 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 1 बन गया। फिर से 1 ऐड कर दिया, 1 बन गया। तो देखो तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है। कांस्टेंट एपी बन गया, 1 1 1 1 1। क्लियर है? हाँ। तो व्हेन जीपी इज इंक्रीजिंग व्हेन आर इज इक्वल टू 1, जीपी इज डिक्रीजिंग व्हेन आर इज इक्वल टू आर लेस देन 1। इंक्रीजिंग, अरे इंक्रीजिंग सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आता है ना, बड़ा से छोटा की तरफ जाना डिक्रीजिंग, छोटा से बड़ा की तरफ जाना इंक्रीजिंग, और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, उसी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? कॉपी कीजिए इसको। तो देखो क्वेश्चन में जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है कि जीपी में है, जीपी में है। तो हमको आर का वैल्यू क्या मिला,
3 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू √3। ए का वैल्यू क्या मिला? √3 मिला। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। हमको Tn टर्म ऑफ Gp क्या पता है? AR टू द पावर n-1 ये पता है आपको। nth टर्म क्या दिया हुआ है? 729 √3 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है? √3। आर का वैल्यू कितना है? √3 टू द पावर n-1। हमें n फाइंड करना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ से ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 729 इज इक्वल टू √3 टू द पावर n-1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर बेस √3 दिया हुआ है। बेस कितना दिया हुआ है? यहाँ पर भी बेस हमको √3 बनाना है। तो पहले √3 नहीं बनाओ, पहले 3 बनाओ। पहले आप 3 बनाओ, √3 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको 3 के बेस में कैसे लिखेंगे हम? 3 का पावर 6, यस। तो 3 का पावर 6 इज इक्वल टू √3 टू द पावर n-1 आ गया। अब ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 यानी कि √3 का स्क्वायर। इसको हम √3 का स्क्वायर टू द पावर 6 लिखें। दिस इज इक्वल टू √3 टू द पावर n-1। तो क्या बन गया? √3 टू द पावर 12 इज इक्वल टू √3 टू द पावर n-1। देखो बेस सेम है, इक्वालिटी होल्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा? पावर भी सेम करना पड़ेगा। तो 12 इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन सीक्वेंस कितना दिया हुआ है? 13 आ गया। पॉइंट क्लियर है कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है? सो ये आपका ना, जैसे आपने क्लास 9-10 में एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा है ना, एक्सपोनेंट जैसा इसको ट्रीट करते रहना है तो सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलो कॉपी करो। सम ऑफ n टर्म ऑफ Gp, ठीक है। स्टार्ट हो गया। सम ऑफ n टर्म ऑफ Gp। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ, आपको याद होगा कि हम जो AP जब हम सम कर रहे थे तो हम इंडिविजुअल टर्म को लिख रहे थे, याद है आपको? तो A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म हम क्या लिखेंगे? AR n-1। यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम क्या करते हैं, R से मल्टीप्लाई कर देते हैं S में। R से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा? यहां से A को R से मल्टीप्लाई किया तो AR मिल गया है। उसके बाद AR में से R मल्टीप्लाई करेंगे तो AR स्क्वायर मिल जाएगा प्लस AR क्यूब प्लस AR टू द पावर n प्लस AR टू द पावर। ये बात समझ में आया? देखो ना, लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा ना, है कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। चलो, हमने ऐसा इसीलिए किया ताकि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकें। ये भी सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो किसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे? लेकिन फिर भी इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना? S इंटू 1 माइनस R बना। राइट हैंड साइड आप देखोगे तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बचा क्या? केवल A। अरे ये वाला आएगा ना, फर्स्ट टर्म ये वाला आ गया और क्या बचा? ये। तो इसके साथ क्या लिखेंगे? अब आगे में साइन माइनस का साइन देंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां से क्या मिल जाएगा? A इंटू 1 माइनस R टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R इज इक्वल टू S। ये बात समझ में आया? देखो ना, अभी 2-3 चीज इसमें और मैं दिखाता हूं, उसके बाद आपको लोग कॉपी करना। देखो, अब आपके बुक में समटाइम्स ना यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? A
r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये फॉर्मूला कब हम यूज करेंगे? when r is greater than 1, when r is greater than 1 तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे? when r is less than 1। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दोनों फॉर्मूला सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। जो और हम दिखाना चाह रहे हैं इसको हम दो पार्ट में लिखते हैं। देखिए एस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर माइनस ए आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। कोई कंफ्यूजन इसमें? सोचो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे जस्ट हमने क्या किया है, ए आर से ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ए को आर टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा फॉर्म बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तो सिंपल है, आपको ए का वैल्यू पता होना चाहिए, आर का वैल्यू पता होना चाहिए, ये आपका इवेल्युएशन कर देगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम कब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? जब आर का वैल्यू लेस देन 1 हो रहा है। तो अब आप सोचो कि आर का वैल्यू लेस देन 1 में हम 1/2 लेते हैं, 1/2 लेते हैं, तो 1/2 लेते हैं और n का वैल्यू अगर हम 10 ले लिए तो सोचो कि 1/2 टू द पावर 10 कितना हो जाएगा? हाँ देखो ना, r का वैल्यू 1/2 ले लेते हैं तो r टू द पावर 10 कर रहे हैं, तो 1/2 टू द पावर 10, तो 1/2 टू द पावर 10 मीन्स क्या? 1/2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू कितना? 1024। ये कब है? जब n का वैल्यू स्मॉल है। n का वैल्यू अगर इन्फिनिटी टेंड कर जाए तो n का वैल्यू बहुत ही लार्ज वैल्यू रहे, तो आपको क्या दिख रहा है, ये और स्मॉल होते जाएगा। तो एक वेरी स्मॉल वैल्यू से अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा देगा? सफिशिएंट वैल्यू रहेगा या स्मॉल ही रहेगा? स्मॉल ही रहेगा। अरे तुम सोचो ना इस तरह से कि यू आर गोइंग नियर बाय सी बीच, वहाँ से अगर एक बाल्टी पानी उठाते हो तो समुद्र में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? चलो एक टंकी पानी उठा लिए, फिर भी समुद्र में कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है, when r is r का वैल्यू -1 से +1 के बीच में अगर लाई करता है, ठीक है, तो एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये वाला सीक्वेंस में मैं अभी आपको डिटेल में सारा चीज़ मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा कि इन्फिनिटी किसको बोलते हैं, nth टर्म किसको बोलते हैं, वो सारा चीज़ आपको दिखेगा इसमें, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को याद रखना कि अगर हमारा सीक्वेंस इन्फिनिटी में दिया हुआ है, सीक्वेंस अगर इन्फिनिटी में दिया हुआ है तो सम का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है। और नॉर्मल सम का फॉर्मूला क्या बनेगा? दो टाइप का फॉर्मूला है, हमें चेक करना है कि ये कब यूज करेंगे? जब फाइनाइट सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। मतलब n का वैल्यू आपको पता रहना चाहिए, वो nth टर्म ही क्यों ना हो, लेकिन n का वैल्यू तो पता है ना। समझ में आ रहा है? तो ये कब यूज करेंगे? when r is less than 1। ये यूज करेंगे when r is greater than 1। और ये कब यूज करेंगे? जब सीक्वेंस इनफाइनाइट रहे और r का जो वैल्यू है, जो कॉमन रेशियो का वैल्यू है, वो -1 से +1 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तभी हम ये सीक्वेंस अप्लाई करते जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर यहाँ पर -3/2 रहता तो -3/2 मतलब कितना हो गया? -1.5 हो गया ना। और -1.5 1 से बड़ा वैल्यू देते रहता है। मतलब अगर आप पावर 2 करो, पावर 4 करो, पावर 10 करो तो 1 से ज़्यादा वैल्यू दे देगा। तो 1 से ज़्यादा वैल्यू में अगर कोई अनदर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर बड़ा होगा कि छोटा होगा? 1 से बड़ा नंबर में कोई अनदर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा ही होगा, ठीक है। 1 से छोटा कभी नहीं होगा।
ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि हमारा r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगा, तभी हम a से इन्फिनिटी का फॉर्म यूज करेंगे, अदरवाइज हम ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? कॉपी कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको ये टर्म नहीं है, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में तो याद करो, आपने क्लास 9 10 में एक्सपोनेंट पढ़ा था। तो एक्सपोनेंट में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा? x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू, ये कब हम करते थे? बेस सेम रहेगा। देखो तो यहाँ पर हमारा बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ऐड कीजिए पावर को। तो x टू द पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 1/16 1/32 1/64 अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आप देखो सीक्वेंस, देखो कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है आपको? 1/2 दिख रहा है। तो ये वाला फार्मूला में हमारा मैच कर रहा है। देखो फार्मूला में मैच करने के लिए दो चीज़ देखना है, पहला इनफाइनाइट जा रहा है कि नहीं, हाँ जा रहा है। दूसरा r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। दोनों अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम पहले ऊपर वाला का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला का कैलकुलेशन करेंगे तो a का वैल्यू कितना? 1/2, r का वैल्यू कितना? 1/2। तो सम कितना हो जाएगा? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। a का वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाय, तो 1/2 कैंसिल। तो जो पावर का जो सम आया कितना आया? 1 आया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? x टू द पावर 1 इज इक्वल टू x। मतलब इतना सारा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे? x मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप देख रहे हो हम एक्सपोनेंट का भी कॉन्सेप्ट साथ साथ अप्लाई कर रहे हैं। कॉपी कीजिए। यहाँ पर T2 प्लस T5 इज इक्वल टू 216 दिया हुआ है ना। तो T2 को हम क्या लिख सकते हैं? AR, और T5 को क्या लिख सकते हैं? AR टू द पावर 4 इज इक्वल टू 216 हो जाएगा। तो ये एक आ गया हमारा रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है? T4 रेशियो T6 इज इक्वल टू 1/4। तो T4 मतलब क्या? AR3, AR टू द पावर 3, और T6 मीन्स क्या? AR टू द पावर 5। AR टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1/4। कोई दिक्कत नहीं। तो A से A कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा? 1/r² इज इक्वल टू 1/4। देखो ना, पावर नीचे लेके आ गए, तो ये हो जाएगा r² इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू +-2। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करो, और r का वैल्यू r इज इक्वल टू, पहले 2 पुट कीजिए, a को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 प्लस 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 216। तो a इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाय 18 होगा। तो 18 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 18 से कैंसिल। 18 1 जा 18, 3 6, 18 2 जा, a का वैल्यू 12 आ गया। तो a का वैल्यू 12 आ गया, r इज इक्वल टू 2 है, तो सीक्वेंस क्या बनेगा? 12 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 2 जा 96। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब r इज इक्वल टू -2, क्योंकि r का 2 वैल्यू है तो 2 सीक्वेंस बनेगा, याद रखना। तो r का वैल्यू -2 यहाँ पर पुट कीजिए, तो a इंटू -2 और r टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? +16। +16, अरे देखो ना, दिखना चाहिए। इज इक्वल टू 216, a का वैल्यू कितना आ गया? 216 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 7। a का वैल्यू आ गया 108 डिवाइडेड बाय 7। अब बताओ 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कैंसिल होगा। तो हम इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? व्हाई आई एम रिजेक्टिंग दिस सीक्वेंस? बिकॉज हमारा ये जो सीक्वेंस बन रहा है वो इंटीजर नहीं फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑल टर्म आर इन इंटीजर। तो ये तो इंटीजर नहीं फॉर्म कर पा रहा है ना,
क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म ही हो गया फ्रैक्शन, और इसमें 2 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 7 तो नहीं 2 से कैंसिल होता है, तो ये हमारा सारा टर्म फ्रैक्शन का ही दे देगा, और फ्रैक्शन हमारा सीक्वेंस तो चाहिए नहीं, ये रिजेक्ट हो गया और ये हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस फॉर्म कर दिया। तो आपको दोनों r का वैल्यू से आपको दिखना चाहिए कि वाई आई एम रिजेक्टिंग r इज इक्वल टू -2। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कॉपी कीजिए इसको। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारा जीपी में फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारा जीपी फॉर्म कर गया सीक्वेंस, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म ही रह गया। तो हम जीपी को कैसे लिख सकते हैं? जीपी में आप देखो r का वैल्यू कितना दे रहा है, 10 दे रहा है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट टर्म 10 a r टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1, 10 -1 माइनस ऑफ n, ये 1 1 1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, n बन जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, ये बन जाएगा आपका 10 इंटू 10 टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू n। ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो देखो जब भी आपको सीक्वेंस दिया हुआ नहीं रहेगा तो आप उसको 999 का मल्टीपल में बनाने का कोशिश करना। ठीक है? जैसे एक और मैं अगर क्वेश्चन आपको दूं, 2 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 डॉट 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 n टर्म तक दिया हुआ है। ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 बाहर ले लेंगे, तो क्या बचा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 अप टू nth टर्म तक। ठीक है? अब हमें यहाँ पर 9 चाहिए, तो क्या करेंगे बताओ, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2/9, तो 9 से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 9 9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करो 99, इससे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद समझ में आया। और ये चीज़ हमने करना सीखा था। तो 9 को क्या लिख देना है, 10 - 1, 99 को क्या लिख देना है, 10 टू द पावर 2 - 1। देखो मैं 10 टू द पावर 2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप 10,000 तक तो ठीक है 1 फॉलोड बाय 4 0 लिख दोगे, लेकिन 1 लाख को लिख पाओगे, तो इसलिए पावर में लिखा जाता है। पावर में लिखने से क्या होता है कि नंबर छोटा हो जाता है। तो इसका तो हमने डायरेक्टली अभी देखा ही था, ये कितना आ गया था, 10 इंटू 10 टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस n। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन? चलिए इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन और मैं देता हूँ, इसको आप कॉपी करते जाइए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखते जाता हूँ। 7 7 7 7 7 7। अच्छा सोचो कि कभी 11 11 11 आ सकता है क्या? 11 11 11 क्यों आएगा? 1 1 1 1 आ जाएगा ना। हम जब नंबर लिखते हैं तो 0 to 9 के बीच का ही कोई नंबर यूज़ करते हैं ना, थोड़ी ना कि हम 0 to कोई भी नंबर यूज़ करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा आपका, हमेशा जब भी आएगा तो सिंगल डिजिट नंबर यूज किया हुआ रहेगा। ठीक है? ऐसा थोड़ी ना है कि ये हमारा 77 मतलब कि ये 7 अलग है और दूसरा 7 अलग है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 1 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। तो ये आपका 4 होमवर्क क्वेश्चन अभी है और 2 पहले हमने दिया था होमवर्क क्वेश्चन, टोटल 6 होमवर्क क्वेश्चन है। और आप अपना बुक से एक्सरसाइजेज, फर्स्ट एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? जो भी बुक है आपके पास वो आप स्टार्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? चलो तो मैं क्लास एंड करता हूँ।